सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें और शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। श्रीनगर और जम्मू समेत राज्य के कई हिस्सों में एहतियातन धारा 144 लागू, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। किश्तवाड़, राजौरी और रामबन जिले के बनिहाल में रात का कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज बंद। राज्यसभा के एजेंडे में जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान वाला बिल, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक समेत 3 और विधेयकों पर भी होगा विचार। लोकसभा के एजेंडे में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने वाला विधेयक, चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 भी कार्यसूची में शामिल। उपराष्ट्रपति का चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए युवाओं के प्रशिक्षण पर जोर। पटना हाई स्कूल के शताब्दी समारोह में संबोधन, शिक्षकों और अभिभावकों से छात्रों को इनोवेशन और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की अपील। पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय के शताब्दी समारोह का किया शुभारंभ। पुस्तकालयों के डिजिटाइजेशन की बताई जरूरत। भारी बारिश से फिर थमी मुंबई की रफ्तार, कई ट्रेनें रद्द, विमान सेवाओं पर भी असर। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थान बंद। गोदावरी नदी में बाढ़ से आंध्र प्रदेश के 70,000 लोग बाढ़ की चपेट में। ओडिशा में भी अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। और टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 22 रन से जीता दूसरा T20 मैच। 3 मैचों की सीरीज में अजय बढ़त, डकवर्थ लुइस नियम से मैच का फैसला। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। श्रीनगर समेत राज्य के कई हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती रात से धारा 144 लागू कर दी गई है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस दौरान किसी भी तरह की रैली या सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जारी सूचना के मुताबिक इस आदेश के जारी होने के बाद से किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग और रैलियां प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक किश्तवाड़ और राजौरी जिलों और रामबन जिले के बनिहाल इलाके में रात का कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि कल श्रीनगर के अलावा जम्मू, रिसाई और डोडा जिलों में प्रतिबंध लगाए गए थे। उपायुक्त अंग्रेज सिंह राणा के मुताबिक एहतियात के तौर पर किश्तवाड़ जिले में भी रात का कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच सुरक्षा कारणों से सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जम्मू विश्वविद्यालय भी बंद रहेगा और सभी निर्धारित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। कश्मीर घाटी के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों ने भी अपने छात्रों को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू में भी CRPC की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू के उपायुक्त सुषमा चौहान ने रविवार रात कहा कि सभी निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को एहतियातन बंद रखने की सलाह दी गई है। सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में सेक्शन 144 CRPC के तहत 4 या 4 से ज्यादा लोगों के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूंगा, किसी तरह का पैनिक ना करें। ये एक जस्ट प्रिकॉशनरी स्टेप है और इसके साथ साथ जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनमें भी, चाहे वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है, उनमें भी क्लासरूम वर्क सस्पेंडेड रहेगा। और एक ये प्रिकॉशनरी स्टेप है तो इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम एज एंड व्हेन सिचुएशन डिमांड करेगी उस तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। मोबाइल फोन सेवा कंपनियों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी। वहीं दूसरी ओर जम्मू में भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और PDP नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सुरक्षा के मद्देनजर घर से बाहर निकलने की उन्हें अनुमति नहीं है। वहीं तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने कहा कि कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक की तबीयत पूरी तरह से ठीक है और सेहत के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
दिल्ली में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी बीती रात आपात बैठक की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और आईजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में राज्य के ताजा हालात पर चर्चा हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अब से कुछ देर बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने अब तक अपने बॉर्डर एक्शन टीम बैट के जवानों के शव वापस लेने की भारतीय सेना की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया है। ये शव उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास रखे हैं। पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि सेना ने केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक अग्रिम चौकी पर पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम कर दिया था। इस हमले में 5 से 7 घुसपैठिए मारे गए थे। और बात करेंगे संसद सत्र की। दोनों सदनों के आज के एजेंडे की बात करें तो राज्यसभा के एजेंडे में जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान वाला विधेयक शामिल है। यह विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 पेश करने के अलावा विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण मिल सकेगा। वहीं राज्यसभा में आज राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2019 पर भी विचार होना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में अमरावती, भोपाल, जोरहाट और कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों एनआईडी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए स्थायी ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान करने वाले अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 पर आज राज्यसभा में विचार होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसके जरिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कानून 1956 का और संशोधन किया जाएगा। इस विधेयक में अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटारे के लिए अलग अलग अधिकरणों की जगह विभिन्न पीठों के साथ एक स्थायी अधिकरण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे। अधिकरण की पीठ का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होगा। इसके निर्णयों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं राज्यसभा के एजेंडे में सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019 भी शामिल है। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सरकार सार्वजनिक परिसरों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे लोगों की बेदखली के लिए सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 करने वाला विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। विधेयक के संसद की मंजूरी के बाद उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई के अलावा 33 न्यायाधीश होंगे, यानी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सीजेआई समेत 34 हो जाएगी। लोकसभा के एजेंडे में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा विधेयक आज एजेंडे में शामिल है और इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी और संसद की मंजूरी के बाद उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रधान न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश होंगे।
ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं। कृति, आज के एजेंडे की बात करें और उच्च सदन में पहले देखें तो जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का ये प्रावधान वाला बिल शामिल है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक भी है। इसके अलावा और विधेयकों पर भी विचार होना है। किस तरह से आज खास रहेगा दिन? जी प्रीति, अगर हम देखिए राज्यसभा की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण बिल है जो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल है। पहली सरकार एक अमेंडमेंट बिल ला चुकी है जिसमें जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो लोग रहते हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरह ही। इसके अलावा आज जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट बिल है जो 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो देखिए पहले ही ऑपोजिशन जो है साथ ही साथ कांग्रेस वो साफ कर चुकी है कि आज वो सरकार से जवाब मांगेगी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे। इसके अलावा अभी कैबिनेट मीटिंग है, उसका क्या डिसीजन आता है उसका भी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हमको आज सदन में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हम और बिलों की बात करें तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल है और साथ ही साथ पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट अमेंडमेंट बिल भी है। जी प्रीति, तो बेहद महत्वपूर्ण कामकाज आज सदन में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों से नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है ताकि उन लोगों का विश्वास भी जीता जा सके जिन्होंने पार्टी को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देश और देश हित सर्वोपरि है। कल दिल्ली में बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सांसदों से ऐसी राजनीति करने का अनुरोध किया जिससे आम लोगों का कल्याण हो सके। कार्यशाला में प्रधानमंत्री का एक अलग अंदाज देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के बीच पीछे की लाइन में कुर्सी पर बैठे वो नजर आए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से भी ये कहा कि वो ऐसा व्यवहार रखें जो सबका दिल जीत सके। टीम स्पिरिट के बारे में उन्होंने बहुत आग्रह लेके उन्होंने टीम स्पिरिट के बारे में कहा है, टीम स्पिरिट के कैसे चलना और पॉजिटिविटी के बारे में। राजनीति में नेगेटिविटी थिंकिंग ये नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिविटी लेके रहना चाहिए। आज जो कोई हमको हमारे साथ दिया नहीं दिया, लेकिन हमारा सोच ये होना चाहिए कि आगे में हमारे कार्य से हमारे बिहेवियर से वो हमारे नज़दीक आना चाहिए। संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय राजनीति में बीजेपी का योगदान विषय पर पार्टी सांसदों को व्याख्यान दिया। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने व्यक्तित्व विकास पर सांसदों को गुरु मंत्र दिए। पहली बार देश की संसद में चुनकर आए सांसदों ने कहा कि इस कार्यशाला से उनके नजरिए में जरूर बदलाव आएगा। टीम स्पिरिट के बारे में उन्होंने बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी का दोनों दिन उद्बोधन व्यक्तित्व विकास का लिया और एक इंसान कैसे अच्छा माना जाता है उसके साथ नेता के साथ उसमें अन्य क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस पर भी प्रकाश डाला गया। और जिन लोगों ने गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुना है उनके निजी जीवन में आज से ही निश्चित तौर से परिवर्तन आएगा। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी संकट का हल निकालने के लिए कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक इस महीने की 10 तारीख को होगी। पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात के बाद एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कल अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक से संबंधित डॉक्टरों की आपत्तियों पर और शंकाओं का निवारण किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा और 130 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में मदद मिलेगी। शिक्षा मात्र रोजगार का साधन नहीं है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पटना हाई स्कूल के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कल ये बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य को सभ्य और कुशल बनाती है और उसे समाज, समुदाय और देश के प्रति उत्तरदायी बनाती है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि एक समुदाय, समाज और राष्ट्र के नागरिक के रूप में
सामाजिक और राष्ट्रीय हितों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आवश्यक है। हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बहुत जरूरी है और शिक्षा एजुकेशन शुड बी टू डेवलप ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. You need to develop an integrated education policy to make you fit for any challenge before the nation. Now we are moving towards new technology, artificial intelligence, IT. IT has acquired the beauty, and if you add duty, you can become mighty. IT का भी इतना प्रभाव है, मगर साथ ही साथ IT के साथ अपना ड्यूटी करने के लिए हम सब लोग जो भी स्किल्स है, नया स्किल्स, वो स्किल्स को भी सीखना बहुत जरूरी है. वहीं पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने में मगध के विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों और उनके ग्रंथालयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उन्होंने कहा कि नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में सुदूर देशों से विद्वान अध्ययन, अध्यापन और ग्रंथों पर शोध करने आते थे. ये विश्वविद्यालय भारत की बौद्धिक एकता के केंद्र थे. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमने अपने ज्ञान को बौद्धिक संपदा नहीं माना. हमारा विश्व दर्शन वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श से परिभाषित होता रहा है. उन्होंने कहा कि हमने अपने ज्ञान और विद्या को विश्व कल्याण के लिए सबसे साझा किया और इसी से भारतीय आध्यात्म और ज्ञान का विश्व भर में प्रसार हुआ. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह में भाग लेने पहुंचे. डाक विभाग द्वारा टिकट भी यहां जारी किया गया और पुस्तकालय का स्मारिका का भी विमोचन किया गया. हर विश्वविद्यालय का कर्तव्य और उद्देश्य होता है कि वह अपनी ज्ञान परंपरा से अखिल विश्व को लाभान्वित करे. सदियों तक भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों ने देश विदेश के शोधकर्ताओं, विद्वानों को अपने ग्रंथालयों से लाभान्वित किया है. हमने अपना ज्ञान को बौद्धिक संपदा सही माना. हमारा विश्व दर्शन वसुधैव कुटुंबों के आदर्श से परिभाषित होता रहा है. विद्या को बांटना हमारा संस्कार रहा है. अर्थों ना गोचरः याति दत्ता भवति विस्तृता. विद्या चोरों का दिखाई नहीं देती और बांटने से जिसका विस्तार ही होता है. हमने अपना ज्ञान और विद्या को विश्व कल्याण के लिए सबसे साझू किया और इसी से भारतीय आध्यात्म और ज्ञान का विश्व भर में प्रसार हुआ है. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल बिहार के पहले अत्याधुनिक सवेरा कैंसर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सवेरा कैंसर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी, से प्रख्यात कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीपी सिंह, पद्मश्री डॉक्टर आरएन सिंह मौजूद थे. सवेरा कैंसर अस्पताल बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल तक के मरीजों का इलाज निरंतर कर रहा है. मुंबई में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. जबरदस्त बारिश के कारण मुंबई मीठी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाने के बाद आवासीय इलाकों में कम से कम 400 लोगों को निकाला गया है. मुंबई और उसके पड़ोस में इलाकों में लगातार भारी बारिश के कारण विभिन्न जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मौसम विभाग के रेड अलर्ट के मद्देनजर पालघर, पुणे, नासिक, रायगढ़ और ठाणे के स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे. राज्य सरकार ने भारी बारिश की संभावना के चलते मुंबई के लोगों से अपील की है कि वो जब तक जरूरी ना हो घरों से ना निकलें. 12 ट्रेनों को कैंसिल किया गया. 6 ट्रेनों को अल्पकालिक और 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया. केंद्रीय रेलवे के आपटा जीटे सेक्शन में भारी बारिश, जलभराव और बोल्डर गिरने की वजह से ये फैसला लिया गया. कई रूटों पर मुंबई लोकल की सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं, जबकि 7 फ्लाइट को कैंसिल किया गया है. वहीं मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, गुजरात और ओडिशा में भारी बारिश की आशंका जताई है. आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी से आई बाढ़ के कारण कुल 74,000 लोग प्रभावित हुए हैं. 17,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है. आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों के कम से कम 6 मंडल भारी बारिश से जूझ रहे हैं. धुबलेश्वरम में सर आर्थर कॉटन बैराज में पानी का स्तर कल सुबह
13.58 लाख क्यूसेक से ऊपर चले जाने के बाद दूसरी चेतावनी जारी की गई। करीब 7,500 क्यूसेक पानी को डेल्टा नहरों में और बंगाल की खाड़ी में छोड़ा गया। 2 जिलों में बिजली अभी भी कटी हुई है। सड़क संपर्क बुरी तरह प्रभावित है। पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में 280 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गुजरात में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। दक्षिण और मध्य क्षेत्र के अधिकांश भागों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ओडिशा में चांदीपुर परीक्षण केंद्र से कल सुबह जमीन से हवा में तेजी से मार करने वाली क्विक रिएक्शन सैम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वर्ष चांदीपुर से इस मिसाइल का यह दूसरा परीक्षण था। मिसाइल अपने मार्ग में आने वाली चीजों का पता लगाने में भी सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल करने पर डीआरडीओ को बधाई दी है। मिशन मून पर निकले भारत के चंद्रयान 2 ने पहली बार पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान 2 से भेजी गई इन तस्वीरों को इसरो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इसरो ने लिखा है कि चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर से क्लिक की गई पृथ्वी की सुंदर तस्वीरों का पहला सेट। तस्वीरों को चंद्रयान 2 ने 3 अगस्त को शाम 5:28 पर खींचा है। ये तस्वीरें पृथ्वी के विविध रंगों को दर्शाती हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 ने ये तस्वीरें अपने LI-4 कैमरे से ली हैं। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पर GSLV Mk3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका में बीते 36 घंटों के दौरान गोलीबारी की 2 अलग अलग घटनाओं में करीब 30 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हुए हैं। टेक्सास में एक वॉलमार्ट स्टोर में शूटिंग में 20 लोगों की मौत के बाद ओहायो से भी ऐसी खबरें मिली। यहां एक शूटर ने 9 लोगों की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने शूटर को भी मार गिराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना की कड़ी निंदा की है। बात खेलों की। भारत ने बारिश से बाधित दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्ट इंडीज को डकवर्थ लुइस नियम के तहत रविवार को 22 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही सीरीज में 2-0 की अपराजय बढ़त बना ली है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 167 रन बनाए। इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी के 15.3 ओवर बाद बारिश आ गई। वेस्टइंडीज का स्कोर तब 4 विकेट पर 98 रन था। इसके बाद मैच शुरू नहीं हो सका और भारत को DLS के तहत विजेता घोषित किया गया। सीरीज का तीसरा और अंतिम T20 मैच मंगलवार को गयाना में खेला जाएगा। टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उनके नाम पर अब तक 107 छक्के दर्ज हैं। इससे पहले रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम था। वहीं सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही BWF सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली ये पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली में रविवार को अनुसंधान परियोजनाओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2 प्रमुख योजनाओं इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और उच्चतर आविष्कार योजना के तहत विकसित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। इस मौके पर इम्प्रिंट और UAY के सभी परियोजनाओं के सार से निहित TechX वॉल्यूम को भी लॉन्च किया गया। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और देखिए खबर। नमस्कार। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT दिल्ली में TechX नाम से आयोजित शोध परियोजनाओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने TechX नामक किताब का विमोचन भी किया। मानव संसाधन विकास मंत्री ने IIT के छात्रों और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर तारीफ की। जिन जिन कुछ आपके अनुसंधानों को अवलोकन हम कर सके, उससे आशा का संचार होता है। नए सपने बुनने और चुनने का एक रास्ता खुलता है। और क्यों ना खुले, जब हमारे सामने ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनका अपना विजन है और उस विजन को, उस सोच को, उस शोध को, उस सोच को, उस शोध को
जो धरती पर क्रियान्वित करके पूरी दुनिया को ललकार सकते हैं। यदि इतनी बड़ी ताकत हम पे है तो फिर हमको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदर्शनी में 250 प्रविष्टियों में से चुनिंदा 154 परियोजनाओं को जगह दी गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शोध परियोजनाओं को छात्रों ने तैयार किया था। प्रदर्शनी में स्वास्थ्य और बीमारियों से जुड़ी शोध परियोजनाओं ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसमें स्मार्टफोन की मदद से शरीर का शुगर लेवल मापने की मशीन खास रही, तो आग बुझाने के लिए स्मार्ट अग्निशमक यंत्रों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हम एक साथ मिलकर कुछ डिवाइस बनाया है, जो डिवाइस बहुत सस्ते में ब्लड टेस्ट करता है। ये कागज़ का एक स्ट्रिप है, उसमें लोड कर देता है। उसके बाद क्या है कि इस कागज़ का स्ट्रिप में और दूसरा एक केमिकल है, उस केमिकल का साथ वो खून का जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कलर चेंज होता है, और वो कलर चेंज को ठीक से ग्रैब करने के लिए हम एक स्मार्टफोन का कैमरा इस्तेमाल करते हैं। तो इस डिवाइस को हम जैसे क्रेडिट कार्ड रीड करते हैं, वैसा ही स्मार्टफोन एक रीडर बनाया। उस स्मार्टफोन रीडर के अंदर इसको हम डाल देते हैं। डाल देने के बाद उसका जो इमेज है, उस इमेज वो स्मार्टफोन ले लेता है और उसका अंदर एक कैलकुलेशन चलता रहता है, जो बोल देता है कि उस इमेज का इंटेंसिटी के साथ उसका हीमोग्लोबिन, ब्लड का हीमोग्लोबिन या ग्लूकोज या दूसरा कुछ भी हो सकता है, उसका रिलेशनशिप क्या है। बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है वो एरोसॉल बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर को डेवलप करना है विद डिटेक्शन सिस्टम। सो हमारा प्रोटोटाइप भी रेडी है और हमने लगभग 5 मीटर क्यूब में अपना एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है। अभी हम जस्ट इस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करना बाकी है, और बिफोर कमर्शलाइजेशन हमको जो रेप्यूटेड एजेंसीज हैं लाइक अंडरराइटर लैबोरेटरीज, DRDO, उनसे सर्टिफिकेशन लेना है। इसके अलावा छात्रों द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है जो भारतीय भाषाओं के हस्तलिखित पत्रों को स्कैन कर उनका सही व्याकरण उसी शब्द के साथ दिखाता है। और अगर आप देखेंगे कंट्री में और इंडियंस का कितने इंडियंस बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स बनाया, अगर आप देखेंगे सारा वर्ल्ड में इंडियन ओरिजिन और इंडियन पीपल कितना स्टार्टअप्स बनाए हैं, टोटल 25 स्टार्टअप्स है। ये 25 स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन अभी 1 बिलियन से ऊपर हो गया है, बिलियन डॉलर से ऊपर हो गया है। अगर 25 स्टार्टअप्स में 14 स्टार्टअप्स IIT दिल्ली का अलमनाई ने लॉन्च किया है। जो IIT दिल्ली का अलमनाई ने स्टार्ट किया है, वो स्टार्टअप्स अभी 14 आउट ऑफ 25 जो भी इंडियंस बनाए हैं, उसमें 14 IIT दिल्ली का अलमनाई किया है। तो IIT दिल्ली में आप 100 स्टार्टअप्स दिखेंगे IIT कैंपस में। दुनिया के किसी भी देश का विकास अनुसंधान के बगैर अधूरा है, इसलिए केंद्र सरकार अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन करने जा रही है, ताकि युवा देश के विकास और आम आदमी की दिक्कतों को दूर करने पर आधारित शोध करें। भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी। नम